तो आप नोट से जब रिवाइज करते हैं, कंसेप्ट्स को जब रिवाइज करते हैं तो आपको काफी टाइम लगता है। इसमें आप 1.5x और या फिर 2x की स्पीड पर अपने लेक्चर को सुन सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या मेन चीजें पढ़ी थी। ध्यान से सुनना, इसको नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है। ये आपके पास रहेगा, इसका पीडीएफ आपके पास रहेगा। इन फ्यूचर आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको भी लिखना है, नहीं लिखना है। तो यहां पर हमारे पास कैसे याद कराया था, किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, ये बताया था कि अगर आपका यहां पर सन है और यहां पर है आपका अर्थ, आपको ये बात पता है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। आपने अपने टीचर को दिखाया कि सर ये मेरा एक्सपेरिमेंट कर ले, तो टीचर ये तो बोलेगा कि भाई मैंने तो तेरे को टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला था, क्या आया टाइम पीरियड। अब आपको ये लॉजिक्स याद रहने चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट लॉजिक्स आपको याद रहने चाहिए। अब प्रैक्टिस की बात है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंश सिंह, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमें करना है बेटा अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का एक समरी लेक्चर। आप सभी लोगों को ये बात पता है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने जेईई मेंस, जेईई एडवांस तक के सारे सवाल लगाए हैं जो अभी तक हम लोग सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद जब हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम लोग उसमें डिफरेंशिएशन एक बार सीख लेंगे, और डिफरेंशिएशन के बाद हमारे पास कुछ और एडवांस का अगर आप बोले क्वेश्चंस हमारे पास क्लियर हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी एनालिसिस हमें चाहिए होती है। तो इस समरी लेक्चर का पर्पस क्या है? समरी लेक्चर का पर्पस यह है कि इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी ये चैप्टर रिवाइज करना हो तो आप नोट से जब रिवाइज करते हैं, कंसेप्ट्स को जब रिवाइज करते हैं तो आपको काफी टाइम लगता है। इसमें आप 1.5x और या फिर 2x की स्पीड पर अपने लेक्चर को सुन सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या मेन चीजें पढ़ी थी। ऑब्वियस सी बात है, समरी लेक्चर तो इसमें हम लोग कोई न्यूमेरिकल्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं तो यस, उनको हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन ये आपको अपने नोटबुक के ही क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व यहां पर करना है, या फिर मॉड्यूल के वो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है जो आपको लगते थे कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समरी लेक्चर का पर्पस आपको आई थिंक क्लियर हो गया है कि एग्जाम में भी, एग्जाम से पहले जाने के बीच सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो आप रिवाइज अच्छे से कर पाए। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने इसमें कितने सारे लेक्चर्स लिए हैं, आराम आराम से पढ़ा है। और मैं आपको क्लास में हमेशा कहता था कि बेटा आप स्पीड अप या स्लो डाउन मेरे को मत बताइए। क्यों? क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर के मेन कंसेप्ट जब मेरे को डिस्कस करने हैं तो मैं कितने कम टाइम में कर सकता हूं, ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तब ध्यान से सुनना, इसको नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है। ये आपके पास रहेगा, इसका पीडीएफ आपके पास रहेगा। इन फ्यूचर आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। इसको आप लिखने के लिए समय मत यूज करिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपना समय यूज करिए, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको भी लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है। अब बात है, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा था फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको आप किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं। जैसे करंट के लिए एमीटर है, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर है, लेंथ के लिए स्केल है, वोल्टेज के लिए वोल्टमीटर है, एंड ऑल्सो अगर हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप कोई चीज नाप सकते हैं उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब हम लोगों ने उन फिजिकल क्वांटिटीज को दो क्लासिफिकेशंस में रखा। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन प्रॉपर्टीज। तो स्केलर ऐसी क्वांटिटीज थी बेटा जिनके पास अगर आप बात बोले तो मैग्नीट्यूड था। हम लोगों ने बात कही थी कि इनके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन में भी, ठीक है, मे बी डायरेक्शन हो भी सकता है। बट अगर आप याद करें तो एडिशन डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। एडिशन डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा या फिर एंगल। उनके बीच में क्या एंगल, जैसे करंट का अगर हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि दो वायर में जब करंट फ्लो करती हैं तो उनके बीच में मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो वायर्स के बीच का क्या एंगल है उसका कोई लेना देना नहीं है। जब भी आप एडिशन डायरेक्टली कर रहे हैं उनको हम स्केलर कहते हैं। एग्जांपल में आपके लिए क्या आ रहा था बेटा, हमारे पास मास आ रहा था, लेंथ आ रहा था, टाइम आ रहा था, करंट आ रहा था, एंड सो ऑन, स्पीड आ रहा था आपका। ये सारी चीजें हमारे पास क्या रहती हैं, स्केलर। बल्कि हमारे पास वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज थी जिनके पास हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी हमारे पास होता है, ठीक है। और जब आप इनको जोड़ रहे हैं, मेन पंगा डायरेक्शन का नहीं है, मेन पंगा होता है एडिशन का। तो हमारे पास एंड फॉलोज वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। सर वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या होते थे? जो एंगल देख के जुड़ते थे। जब मैंने कॉपी में लिखवाया था मैंने कहा था whose addition depends on the angle between them। 2 न्यूटन और 2 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में जब लगेंगे तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, और 2 न्यूटन और 2 न्यूटन सेम डायरेक्शन में जब लगेंगे तो रिजल्टेंट 4 न्यूटन हो जाएगा। वही 2 न्यूटन और 2 न्यूटन को जोड़ रहे हो, एंगल अलग अलग होगा तो रिजल्ट आपका अलग अलग आ सकता है। ऐसी क्वांटिटीज होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल के केस में आपके लिए वेलोसिटी था बेटा, आपके लिए एक्सेलरेशन था बेटा, आपके लिए मोमेंटम था बेटा, आपके लिए फोर्स था, एंड सो ऑन। मोमेंटम, फोर्स एंड सो ऑन, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब
ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस। अब एक्चुअली में क्या है कि कौन सी क्वांटिटी किस पर कैसे डिपेंड कर रही है उसके हिसाब से भी था। तो जब हम लोगों ने अपनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करा तो हमें पता लगा कुछ है हमारे पास विच आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। याद करें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें और किसी फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट ना हो, जिनको सेपरेटली एक्सप्लेन किया गया, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और ये कितनी प्रकार की होती थी हमारे पास? सात नंबर, हमारे पास 7 नंबर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी थी बेटा? मास था, लेंथ था, टाइम था, करंट था, ठीक है, टेम्परेचर था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो आपकी यूनिट थी बेटा वो थी कैंडला, याद करो, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूनिट थी दैट इज अवर मोल्स, ठीक है। फिर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ हमारे पास दूसरी बचती थी विच आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती थी? जिनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बनाते थे। जैसे एग्जांपल में आपका आ जाएगा एरिया। एरिया का फॉर्मूला अगर आप रेक्टेंगल की बात करें या स्क्वायर की बात करें, किसी की भी बात करें, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, अगर फॉर एग्जांपल, तो लेंथ भी लेंथ है हमारे पास, ब्रेथ भी लेंथ है, तो इसी से हम लोगों ने निकाला। अगर आप डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम है बेटा, तो मास यूज होएगा और लेंथ यूज होगा, ठीक है। अगर आप यहां पर बात करें फोर्स की या फिर वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आपका लेंथ है बेटा और टाइम, तो इनको यूज कर करके जो आपने क्वांटिटीज बनाई उनको हम डिराइव्ड कहते हैं। तो ये 7 को छोड़ दो, बाकी सारी की सारी आपकी क्या हो जाएंगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगी। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि हर फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरे से सेपरेट आउट समझने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत है। जैसे मैंने अगर मान लो 10 लिख दिया, तो 10 क्या है? सिर्फ नंबर है। लेकिन उसी 10 के आगे मैं एम्पेयर लिख दूंगा तो आपके दिमाग में करंट आएगा, मीटर लिख दूंगा तो लेंथ आएगा, मीटर स्क्वायर लिख दूंगा तो एरिया आएगा, एंड सो ऑन। डिग्री सेंटीग्रेड लिख दूंगा तो टेम्परेचर आ जाएगा। तो यूनिट्स हमारे को फिजिकल क्वांटिटीज को सेपरेट आउट करके समझने में हमें मदद करती थी। याद करिए, ये हमारे पास स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यूज हैं ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। 1 मीटर क्या है? वो स्टैंडर्ड है, रेफरेंस है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, है ना। तो यूनिट्स हमारे पास ये होती है, और इनका हमारे पास ये था कि ये इजी टू कन्वर्ट हो, इजी सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, और हमारे पास एक्सेसिबल हो कि आसानी से आप उनको उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर पाए, ठीक है, कन्वर्जन उनके आसानी हो। तो कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं यूनिट्स की। फिर हम लोगों ने बात किया था कि यार दुनिया में बहुत सारी, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बहुत सारी यूनिट्स लोग अपने लोकल लेवल पर यूज कर रहे थे, और जब ट्रेड की बात हुई तो कंफ्यूजन होने लग गया था। तो एक हमारे पास ये हुआ कि भैया सबको ना यूनिट फिक्स करनी पड़ेगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगा, क्योंकि कई जगह पर लोकल यूनिट्स भी हमारे पास थी। जैसे मैंने एग्जांपल क्लास में दिया था कि लेंथ का आंगुल, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लेंथ होता है दिस इज कॉल्ड आंगुल। अब सबका हाथ का साइज अलग अलग है तो वो लेंथ हमारे पास वेरी करेगा। तो आपको ये चीज समझनी है कि हम लोगों ने फिर मास, लेंथ और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट सेट करी, ठीक है। हमारे पास मास, लेंथ एंड टाइम। सर करंट के लिए पूरी दुनिया एम्पेयर ही मानती है, टेम्परेचर के लिए पूरी दुनिया केल्विन ही मानती है, मोल्स के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए पूरी दुनिया मोल्स ही मानती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं तीनों को रेफरेंस दिया, बाकी को क्या करा, वो पूरी दुनिया सेम ही मानती है। एफपीएस सिस्टम थे। अब हमारे पास यूनिट सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से थे? एक था एफपीएस, तो इसमें मास हमारे पास पाउंड में है बेटा, लेंथ हमारे पास फुट में है, ठीक है, और टाइम हमारे पास सेकंड में है। फिर सीजे सिस्टम, तो सेंटीमीटर हमारे पास, ग्राम एंड सेकंड, ये था हमारे पास। एमके सिस्टम जो इंडिया में यूज होता है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ये था। फिर हम लोगों ने बात किया था कि एक एसआई यूनिट सिस्टम है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इसको हम एसआई यूनिट सिस्टम कहते हैं। तो ये क्या होता था? ये होता था एमके सिस्टम में आपके 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को जोड़ दो, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को अगर आप जोड़ देंगे तो ये हमारे पास होता है एसआई यूनिट सिस्टम। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहने का मतलब हमारे पास ऐसी 2 अलग से फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको हम लोग जनरली यूज करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप एंगल यूज करते हैं, और आगे जाएंगे तो एक सॉलिड एंगल का भी कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो इनको हटा करके हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। वन इज योर एंगल,
ठीक है, एंड अनदर वन इज योर सॉलिड एंगल। याद करें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एंगल को हम लोगों ने कैसे कहा था कि अगर किसी भी आर्क की अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आर्क की बात करें, ये आपका रेडियस है, ये आपका एंगल थीटा है, एंड दिस इज योर आर्क लेंथ, ठीक है। ऑल्दो हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन यूनिटरी मेथड एंड ऑल्सो सारी चीजें निकाली थी, तो आपको याद होना चाहिए थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ये हमारे पास यहां पर होता है, ठीक है। अगर आप इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हमारे पास पूरी दुनिया में रेडियंस रहता है, ठीक है। दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल यूनिट है रेडियंस। सर डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास वो डिग्रीज भी तो होती है, बिल्कुल होती है। तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना भी सीखा था। 180 डिग्रीज इक्वल टू पाई रेडियंस हमारे पास रहता है। जब आप कन्वर्ट करना चाहें तो इस रिलेशन से अपने कन्वर्जन कर सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, आप ये लिख सकते हैं, और कॉमा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन कहीं ना कहीं काम आता था, ठीक है। फिर सॉलिड एंगल क्या होता था? सॉलिड एंगल बेसिकली 3 डायमेंशनल एंगल है। किसी भी कोन की अगर आप बात करें, ठीक है, किसी भी कोन के बात करें तो कोन के सेंटर की तरफ या एपेक्स की तरफ जो एंगल होता है, दिस इज योर सॉलिड एंगल। इस ओमेगा की अगर हम लोग बात करें तो ये होता था ds डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, या a डिवाइडेड बाय, हम लोगों ने लिखा था a डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। सर ये a किसका है? ये वाला जो एरिया है इसको हम कहेंगे a, और ये जो है दिस इज योर रेडियस r, ठीक है। तो a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इसकी अगर आप यूनिट की बात करते हैं तो ये आता था आपका स्टीरेडियंस, ये आपका आता था स्टीरेडियंस। याद करिए पूरे स्फेयर की अगर हम लोग बात करें तो स्फेयर के लिए हमारे पास एरिया आया था 4 पाई r स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर करा था तो ये आता है 4 पाई स्टीरेडियन इसका एंगल। और अगर आपके लिए एक हेमीस्फेयर है, ठीक है, हेमीस्फेयर है, तो इसका जो सॉलिड एंगल आपका आता था, ठीक है, ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्टीरेडियंस। ये हम लोगों ने क्लास में किया भी था, ठीक है। फिर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। भाई देखो अब हम लोगों ने यूनिट्स को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब बात आई कि भाई एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जाते हो तो हम लोगों ने कहा था कि आप कभी भी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब ले लेते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली आपने किसी भी चीज को कैलकुलेट करा तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आप इस प्रकार से रिजल्ट को शो करते हैं, ठीक है। n क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है, और u क्या होता है? उसकी यूनिट होती है। तो जब भी आप किसी भी कन्वर्जन की बात करते हैं तो हमारे पास कन्वर्जन में NU इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास रहता है। हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी किया है। अगर आप N और U का ग्राफ बनाएंगे बेटा तो हमारे पास इस प्रकार का ग्राफ रहता था। अगर आप NU का ग्राफ बनाएंगे विद U बनाइए और N बनाइए तो NU इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो एक ऐसा ग्राफ हमारे पास रहता था, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन करे थे, अगर आपको रिवाइज करना अब जाके आप क्वेश्चंस को रिवाइज करें, कंसेप्ट हमारे पास हमेशा ये था, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रीफिक्सेस और कुछ टर्म्स के बारे में बात किया था। प्रीफिक्स हमारे पास जैसे याद करो, हमारे लिए मैंने कहा था कि कुछ यहां तक याद जरूर रखना, ठीक है, टेरा तक, ठीक है, ये वाले छोड़ दो और फेम्टो तक रख सकते हो, चलो ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कैसे याद कराया था? किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, ये बताया था। तो जरा ये देखना, ये था किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेंटीमीटर मिलीमीटर। तो अगर आप मीटर को 1 कह रहे हैं तो 1 मीटर अगर आप कह रहे हैं तो डेकामीटर में 10 मीटर्स होंगे, हेक्टर में 100 मीटर्स होंगे, किलो में 1000। जैसे आप ऊपर जाएंगे हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जब आप इधर जाएंगे तो 10 से डिवाइड करते जाएंगे, तो 1/10, या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं 10 की पावर -1 मीटर, 10 की पावर -2 मीटर, 10 की पावर -3 मीटर्स। तो किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर में तो ये रहता है। ऊपर जाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई होता चला जाता है, ठीक है। इधर से इधर अगर आप बात करें इंटू 10, और इधर से इधर डिवाइड बाय 10, ठीक है। हर स्टेप पे आपका ये रहेगा। जैसे आप किलो और मिली के बाद आते हैं तो अब 10 की पावर 3 के ऑर्डर में चलता है। माइक्रो होता है 10⁻⁻6, नैनो होता है 10⁻⁻9, पीको होता है 10⁻⁻12, फेम्टो होता है 10⁻⁻15। जब मैं फर्मी की बात करूंगा, फर्मी हमारे पास लेंथ की यूनिट होती है, याद रखना, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये फेम्टो से ही डिराइव्ड है, फर्मी बोलते हैं। जब आप इसके ऊपर जाते हैं मेगा तो 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, एक्साइड और वो भी होते हैं, वो छोड़ दो, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ टर्म्स बात करे थे जो जनरली में देखने में कंफ्यूजिंग होते हैं। वन इज कॉल्ड लाइट ईयर। ये देखने में लगता
है कि ये तो समय की यूनिट है, लेकिन दिस इज अ डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस चलती है उसको आप कहते हैं लाइट ईयर। क्लियर? हमें लाइट की स्पीड पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट चलती है 3 × 10⁸ मीटर्स। तो एक साल में कितना चलेगी, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैसे बताया था कि जो हमारे पास सन है और जो हमारे पास अर्थ है, ठीक है, जो हमारे पास सन है और जो हमारे पास अर्थ है, सन के अराउंड अर्थ घूम रही है। अब कईयों को यह बात पता है कि सर सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द एवरेज डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस वेरी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, बिटवीन सन एंड अर्थ, इसको हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये वाले यूनिट्स हमारे पास बड़े हैं, लेंथ के बड़े यूनिट्स हैं जिसमें हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स में जनरली यूज करते हैं। पार्सेक, ये देख के कईयों को लगता है सर सेकंड, दैट मींस यूनिट ऑफ टाइम, ये टाइम की यूनिट होगी, लेकिन गलत है। ठीक है, पार्सेक क्या है कि अगर आपका यहां पर सन है और यहां पर है आपका अर्थ, आपको ये बात पता है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। ठीक है, आप इन दोनों से इतना दूर चले जाइए, इतना दूर चले जाइए कि अगर ये आपके आंखों पर 1 सेकंड एंगल बना रहा है, समझना, ठीक है, कि एक ऑब्जर्वर इतना दूर चला जाए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल, ये आर्क लेंथ, ध्यान सुनना, आपका जो आर्क लेंथ है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हो, जो आपका थीटा है वो 1 सेकंड का हो, तो ये जो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ दिस आर्क इज कॉल्ड पार्सेक। दिस इज कॉल्ड पार्सेक। ठीक है, अब यहां पर मिनट्स और डिग्री की बात आई थी, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, अगर आप यहां पर देखें तो 60 मिनट्स हमारे पास था, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स भी हमारे पास था। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। क्लियर? अगला, अब डायमेंशंस पर हम लोगों ने बात की थी, तो हमारे पास बहुत सारी डायमेंशंस थी। तो ये समरी थी, मैंने उस समय भी आपको दी थी क्लास में कि आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे तो काफी मदद रहेगा। सारी लेंथ्स हो, ठीक है, ऑल लेंथ विल हैव अ डायमेंशन ऑफ एल। तो इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म था रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आपको इससे घबराना नहीं है सर, गायरेशन क्या है, रेडियस वर्ड से आप पकड़ सकते थे, तो हैज अ डायमेंशन एल। ऑल वेलोसिटीज, जितनी भी आपकी वेलोसिटीज हैं, डायमेंशन होगा एल टी -1। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको कहीं पर मिल जाए, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता था कितना एंगल चला डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हमारे पास आता है टी की पावर -1, इसमें एल टी -1 नहीं होता है। ठीक है, ऑल एक्सेलरेशन, सारी एक्सेलरेशंस हमारे पास एल टी -2 होती हैं, बट अगर कहीं एंगुलर एक्सेलरेशन आपको मिल जाए तो ये हमारे पास टी की पावर -2, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आएगा टी की पावर -2 डायमेंशन रहती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल फोर्सेस, जितने भी आपके फोर्स हैं, m इंटू ए हमारे पास रहता है, कुछ 2-3 वर्ड अलग अलग से थे, दैट इज थ्रस्ट, थ्रस्ट भी आपका फोर्स है, विस्कस ड्रैग वो भी आपका फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, वेट, टेंशन, टेंशन होता था किसी भी धागे के अंदर का फोर्स, इनकी सभी की डायमेंशन होगी mlt -2। ठीक है, याद रखना ये टर्म्स क्योंकि क्वेश्चन में थे। ऑल वर्क, जितने भी आपके वर्क है, जितने भी आपके वर्क है, उसमें आपकी सारी एनर्जीज भी इंक्लूड आप कर सकते हैं। टॉर्क या फिर कपल ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर आपको ये वर्ड मिल जाए, टॉर्क, कपल या मोमेंट ऑफ फोर्स, इनका सभी का डायमेंशन एक होता है ml2t -2। ठीक है, तो वर्क का निकाल लेंगे तो इन सबका आपको आ जाएगा। प्रेशर की बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया से निकालेंगे तो ml -1t -2 मिलेगा। एंड ऑल मॉडुलस वर्ड, ध्यान सुनना, भले आपका अगर बात करें यंग मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, शेयर मॉडुलस, कहीं पर भी मॉडुलस वर्ड मिल जाए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, हमारे पास हैज डायमेंशंस ऑफ प्रेशर ओनली। ठीक है, तो याद रखना प्रेशर का ही डायमेंशन रहेगा, और प्रेशर के साथ बोले तो स्ट्रेस का भी डायमेंशन हमारे पास वही होता है, स्ट्रेस एंड प्रेशर हमारे पास सेम रहेंगे। ऑल ग्रेडियंट टर्म्स, जहां पर भी ग्रेडियंट वर्ड आ जाए तो आपको डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ से डिवाइड करना है। जैसे फोर्स ग्रेडियंट आ जाए, वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाए, प्रेशर ग्रेडियंट आ जाए, तो प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ, फोर्स ग्रेडियंट फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, सभी को लेंथ से हम लोग डिवाइड करते थे। मोमेंटम एंड डैश हैज द सेम डायमेंशंस। अब मोमेंटम के साथ किस किस का डायमेंशन सेम है? ठीक है, तो मोमेंटम का डायमेंशन हमारे पास रहेगा mlt -1। ठीक है, और देख लेना कौन सा कॉपी में कराया था, उसका डायमेंशन हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है,
एंगुलर मोमेंटम भाई हमारे पास होता था मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। हमारे पास हैज अ डायमेंशन ऑफ m, मोमेंटम हो जाएगा mlt-1 तो l2t-1, ये आपका एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है, ठीक है। ऑल डेंसिटीज आर डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द क्वांटिटी विद वॉल्यूम, ठीक है। जैसे हमारे पास डेंसिटीज क्या क्या आ रही थी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, याद करना ये, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको ऐसे वर्ड मिल रहे थे तो चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, हमारे पास इस प्रकार से एनर्जी डेंसिटी ठीक है। तो वॉल्यूम से डिवाइड करना था। सिर्फ करंट के लिए, करंट इज डिवाइडेड बाय जिसको हम कहेंगे डिवाइडेड बाय एरिया, करंट के लिए आप एरिया से डिवाइड करेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था जहां पर वर्ड आता है लीनियर मास डेंसिटी, याद करें लीनियर मास डेंसिटी। अगर आपको कहीं वर्ड मिल जाए लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, या लीनियर चार्ज डेंसिटी, कहीं पर ये वर्ड आपको लीनियर वाला मिल जाए तो दिस इज मास अपॉन एल। अगर आपको कहीं एरियल मास डेंसिटी आपको कहीं मिल जाए तो समझ जाना दिस इज मास अपॉन एरिया, ये होता है, ठीक है। ऐसी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंथ से डिवाइड करेंगे, एरियल चार्ज डेंसिटी एरिया से डिवाइड करेंगे। सर अगर हमें लीनियर और एरियल कहीं दे नहीं रखा है तो आप हमेशा वॉल्यूम से ही डिवाइड करते हैं, सिर्फ करंट डेंसिटी में आप एरिया से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला मैं अब डायमेंशन आप यहां पे लिखेंगे, कैसे निकालते थे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, याद करिए इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। ये आता है m-1 l3t-2, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू न्यू, केमिस्ट्री में भी अब आपने पढ़ लिया होगा, ये हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप डेफिनेटली डिराइव कर लेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट h था। रेजिस्टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये आ जाएगा हमारे पास। पावर मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है, पावर वर्क अपॉन टाइम था, ठीक है, तो I स्क्वायर इंटू R से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस इज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस बाय रिलेशन, याद करिए टाइम इक्वल टू R इंटू सी, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मैं यहां से निकाल लूंगा तो कैपेसिटेंस में T इक्वल टू RC से निकाल लूंगा। इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो यहां पर भी हमारे पास रिलेशन था, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू L बाय R, रेजिस्टेंस आपको पता है, टाइम आपको पता है, इंडक्टेंस आप निकाल सकते हैं। पोटेंशियल हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस पोटेंशियल ही है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। करंट आपको पता है, रेजिस्टेंस आपको पता है, इससे निकाल लीजिए, या फिर वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज से निकाल लीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा। सरफेस टेंशन इज नॉट, देखो यहां पर टेंशन वर्ड आता था, मैंने कहा था कि टेंशन और सरफेस टेंशन सेम नहीं होते, इज नॉट टेंशन विद अ डायमेंशन, ये आप निकालते थे फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन की अगर आप बात करें तो फोर्स ग्रेडियंट के जैसे डायमेंशन है, तो mt-2 आपकी डायमेंशन रहती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। परमिटिविटी आपका फॉर्मूला कहां से निकालते थे, मैंने कहा था कि जैसे ग्रेविटेशन फॉर्मूला है, चार्जेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है, मैं यहां लिख देता हूं, हमारे पास 1/4πε0 q1 q2 बाय r का स्क्वायर। चार्ज का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं A इंटू टी। चार्ज का कैसे निकालेंगे सर, चार्ज का अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। हमारे पास टाइम फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, तो चार्ज की अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो ये आ जाएगा आपका A इंटू टी, राइट। उठा करके चार्ज आ गया, डिस्टेंस आ गया, यही परमिटिविटी होती थी, और ये रहा हमारा फोर्स, तो आप निकाल सकते थे, ठीक है। परमिएबिलिटी आप कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था C इज इक्वल टू हमारे पास, ठीक है, इसी वाले से फॉर्मूले से बताया ना, 1/अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो म्यू नॉट है, ये जो म्यू नॉट है, दिस इज योर परमिएबिलिटी। सर सी क्या होता था, ये आपकी स्पीड होती थी, लाइट की होती है लेकिन ठीक है, हमारे पास लाइट की होती है लेकिन ठीक है, तुम्हें तो LT-1 चाहिए। सर एप्सिलॉन नॉट कहां से निकालेंगे, वो पीछे वाले फॉर्मूले F इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 बाय r स्क्वायर से। एंगल एंड सॉलिड एंगल हैज द डायमेंशन m0 l0 t0, ये डायमेंशन लेस होती हैं, लेकिन इन दोनों की यूनिट रहती है रेडियंस एंड टी रेडियंस। ये कई बार आपका सवाल भी आया हुआ है, ठीक है, रेडियंस एंड टी रेडियंस होती है।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे निकालते थे याद करिए, मैंने कहा था एनर्जी इज इक्वल टू, ये आपको कई बार क्वेश्चन में भी दिखा था, ठीक है, केबीटी लिखा हुआ है, तो एनर्जी की डायमेंशन ml2t - 2 kb इंटू टी क्या है, टाइम नहीं है, टी है हमारे पास टेम्परेचर, इसकी गलती मत कर देना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है द डायमेंशन, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 12वीं क्लास में आएगा, तो 12वीं क्लास में हम क्यू ही पढ़े, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो आपको चार्ज पता है, फोर्स पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आप यहां से याद करें, E इज इक्वल टू बी इंटू सी, अब तो आपका हो ही गया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइड के हमारे पास ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो है, तो ये डायमेंशन लेस होते हैं। लॉग एंड एक्सपोनेंट, किसी की भी पावर अगर आप बात करें या लॉग के अंदर हमेशा ही डायमेंशन लेस हमारे पास होती है, ठीक है। तो ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशंस क्या थे? अच्छा, अभी तो हम लोगों ने डिराइव एप्लीकेशंस की बात नहीं करी, एप्लीकेशंस बात करते हैं, फिर ड्रॉबैक की बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो पहली एप्लीकेशन हमारे पास क्या थी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सबसे ज्यादा सवाल यही थे भाई, हमारे पास लेंथ में लेंथ को जोड़ सकते हो, लेंथ में से लेंथ को घटा सकते हो, लेंथ को ही इक्वेट कर सकते हो। तो याद करो, सेम फिजिकल क्वांटिटी, चमक रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है, हाँ, सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिलेटेड, ठीक है, कैन बी रिलेटेड विद हमारे पास प्लस माइनस इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यही कहता था। जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, या इक्वेट कर रहे हैं, या इनइक्वालिटीज लगा रहे हैं, वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कंसेप्ट कई सारे क्वेश्चन किए थे। डिराइविंग फॉर्मूला, हमारे को डिराइव करने के लिए भी सवाल आए हुए थे। एग्जाम्पल, एक बेसिक सा एग्जाम्पल, ये ब्लैक आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ ठीक है। तो बेसिक एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे मान लो उन्होंने कहा कि टाइम पीरियड हमारे पास रेडियस पर डिपेंड करता है या लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बेसिक सवाल जो पहला करा था। तो इसका फॉर्मूला बताइए। तो भाई मैंने क्या कहा था कि इन टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि ये लेंथ की पावर अगर आपको पता लग गई तो आपका सारा काम हो गया, है ना। तो हमें ये नहीं पता होता इसकी पावर क्या है, तो हम लोगों ने पावर ए और बी ले लिया, यही करते थे। कुछ बच्चे कहते सर 1 अपॉन लेंथ की पावर क्यों नहीं ले रहे? अरे भाई नेगेटिव हो जाएगा अपने आप, बताया था क्लास में, ठीक है। तो ए और बी मिल गया तो सारा चीज हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट लगाते थे, तो लेंथ की पावर ए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर बी। देखो जब आपने इक्वल टू लगा दिया तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैं यहां लगा सकता हूं। इधर की डायमेंशन आपकी m0 l0 t आती थी, तो ये हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो l की पावर a, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt-2, ठीक है, lt-2 की पावर b। तो जैसे आप इसको सॉल्व करते थे, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इज इक्वल टू k, यहां पर m की पावर तो 0 ही है, l की पावर अगर आप देखें तो a प्लस b आ रही है, और t की पावर -2b। जब मैंने इक्वल टू लगा रखा है तो दोनों साइड की डायमेंशंस हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो अगर ये हमारे पास सेम है तो आप यहां पे कह सकते थे बेटा -2b की वैल्यू 1 है और a प्लस b की वैल्यू 0 है। जैसे आपको a और b मिलते थे तो आप अपना फॉर्मूला डिराइव कर लेते थे। जेईई मेंस और एडवांस के भी हम लोगों ने यहां पर क्वेश्चंस किए थे। फिर द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक फॉर्मूले में डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड अगर मैच कर गया तो आप क्या बोलेंगे? सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट बोलेंगे, सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट वर्ड ही यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि वो फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर आपका डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो ऑब्वियस ही बात है आप लेंथ को एरिया से इक्वेट कर रहे हो तो गलत ही है। तो इसमें आप क्या करते हैं? इनकरेक्ट वर्ड यूज करते हैं। इसमें कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट की बात नहीं है, वो तो गलत ही है। फिर उसके बाद कन्वर्जन्स की बात आई थी, तो याद करिए हम लोगों ने, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी N2 डाइन्स। आपको याद आ रहा होगा, वैसे तो मैं लिख देता हूं जनरलाइज रिजल्ट जो हमारे पास थे। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन्स, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। और 1 जूल्स इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग हमारे पास होता है। तो कन्वर्जन हम लोग कैसे कहते थे कि 1 न्यूटन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर आप जा रहे हो तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, है ना। तो देखा जाए तो दिस इज N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, राइट। तो मैं इसको हम लोग कैसे करते थे? 1 इंटू यहां पर M1 L1 T की पावर -2 इज इक्वल टू N2 M2 L2 T2 की पावर -2। यहां पर M1 L1 T1 क्या थे? यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन SI,
ये कौन से सिस्टम का है बेटा? दिस इज योर NKS बोलिए या SI बोलिए, और ये आपका किसका था? CGS में, ठीक है। और N2 L2 T2 क्या है सर? दीज आर द यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम इन सेकंड सिस्टम। तो अगर आप यहां से N2 की बात करते थे तो याद करिए N2 आपका यहां से आएगा m1/m2 इंटू L1/L2 इंटू T1/T2 की पावर -2। और यहीं पर हम लोगों ने वैल्यूज रखी थी बेटा। N2 की बात करें तो M1 है हमारे पास kg/ग्राम, ठीक है, इंटू मीटर/सेंटीमीटर, और वो तो हमारे पास हट गया, तो यहां पर आ जाएगा 10⁻³ ग्राम/ग्राम। नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं 10⁻³ ग्राम/ग्राम प्लस 10⁻² सेंटीमीटर/सेंटीमीटर। तो जब आप इसको कट करते थे बेटा तो हमारे पास इंटू है, ये प्लस नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास इंटू है, ठीक है। तो ये हमारे पास 10⁵ आ गया। तो यही रिलेशन मैंने यहां लिखा है। तो कन्वर्जन्स हम लोग ऐसे करते थे। अब ड्रॉबैक्स की बात क्या थी? ड्रॉबैक्स में आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारे पास जो K है, इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते, इसकी वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास वी कैनॉट डिराइव फॉर्मूला containing cos theta log and expressions containing tan, या आप कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक बोलिए या एक्सपोनेंट्स बोलिए या लॉग। हम लोग ऐसे फॉर्मूले को यहां पर डिराइव नहीं कर सकते जिसके अंदर ये सारे टर्म्स हो। हम लोग ये नहीं कह सकते कि डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला हमारे पास एक्सपेरिमेंटली भी वैलिड हो, ठीक है। हम लोग ये भी नहीं कह सकते एक्सपेरिमेंटली हमारे पास वैलिड हो, ठीक है, एंड सो ऑन। कुछ छोटी मोटी और हम लोगों ने ड्रॉबैक्स की बात करी थी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आए थे हम लोग एरर्स की। भाई देखो, कभी भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तो गलती तो करोगे ही। तो हमारे पास एरर बेसिकली क्या है? किसी भी रीडिंग को लेने में जो हमसे गलती हुई, दैट इज कॉल्ड अवर एरर। तो हम लोगों ने सबसे पहले बात करी कि एरर हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन होती हैं। वन इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर हमारे पास, या कंट्रोलेबल एरर्स, जिनको वी नो द सोर्स, जिसका सोर्स हमें पता है कि भाई ये आ कहां से रहा है। अगर मान लो आप बाइक चला रहे हो, बाइक अगर आपकी खड़ी है तो 0 पर सुई होनी चाहिए, लेकिन वो पहले से ही 10 पर दिखा रही है, मतलब पहले से ही ज्यादा रीडिंग दिखा रही है। तो मुझे पता है कि अगर मैं बाइक चला रहा हूंगा, 50 की स्पीड पे चला रहा हूं, तो ये ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 10 था ना, जब मैं रुका हुआ था तब 10 दिखा रहा है, और अभी चलाते समय 50 दिखा रहा है। तो मेरी एक्चुअल स्पीड क्या हुई? 40 हुई। तो ऐसे एरर्स जो आपको पता है, सिस्टमैटिक है कि भाई पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, हमें पता है और इनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, दीज आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स। इसमें 2 प्रकार के हमारे पास एरर्स होते हैं। एक तो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसमें आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर आ सकता है कि भाई पहले से इंस्ट्रूमेंट आपको ज्यादा दिखा रहा हो या कम दिखा रहा हो, हमें पता है, हम लोग बाद में उसको करेक्ट कर लेंगे। या फिर एनवायरमेंटल एरर्स, जो हमारे पास इश्यूज हमें पता है कि भाई इधर से हवा चली रही है, आप एक पेंडुलम को ऑसिलेट करा रहे थे, आपको पता है इधर से हवा हमारे पास चली रही है, तो इसकी वजह से एक कांस्टेंट डिफ्लेक्शन होगा, तो मैं उसको हटाऊंगा तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं। आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं रूम टेम्परेचर हमारे पास 25 पर करना चाहिए था, लेकिन आज हमारे पास गर्मी हो गई है, 42 डिग्री टेम्परेचर है, तो उसका इंपैक्ट आप अपने इंस्ट्रूमेंट पर हटा सकते हैं कि भाई देखो हीटिंग होने की वजह से ये चीजें हो सकती थी, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो दीज आर कॉल्ड कंट्रोलेबल एरर्स। फिर आता है हमारे पास ग्रॉस एरर्स, ठीक है। अगर आप देखें, ग्रॉस एरर्स हमारी केयरलेसनेस की वजह से होती है। आपने रीडिंग गलत ले ली, आपने इंस्ट्रूमेंट को गलत सेटअप किया, आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, आपने रीडिंग गलत ले ली, आपने कैलकुलेशन गलत कर दिया, ये सारी चीजें जो बेसिक इंसान से गलतियां हो सकती हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रॉस एरर्स। और रैंडम एरर, जिनका नो सोर्स, वी डोंट नो भाई क्या गलती हुई होगी, हमें जब सोर्स नहीं पता, उनको हम कहते हैं रैंडम एरर। इसके लिए हमारे पास एक ही जुगाड़ है, नंबर ऑफ रीडिंग्स जितनी ज्यादा होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ रीडिंग्स जितनी ज्यादा होंगी उतना ही कम हमारे पास रैंडम एरर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, ठीक है, रैंडम एरर उतना ही हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है। अब याद करिए कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम लोग रीडिंग से गलतियां निकालते कैसे थे। तो हम लोगों ने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था कि भाई मैं एक पेंडुलम कर रहा हूं, पेंडुलम को ऑसिलेट करा रहा हूं, तो पहली रीडिंग 1.8 सेकेंड, दूसरी रीडिंग 1.9, फिर 2, 2.1 एंड 2.2,
ये आपके टाइम की रीडिंग आ गई। अब जब आपने अपने टीचर को दिखाया कि सर ये मेरा एक्सपेरिमेंट कर ले, तो टीचर ये तो बोलेगा कि भाई मैंने तो देखो टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला था, क्या आया टाइम पीरियड। तो जब टाइम पीरियड निकालने की बात आएगी तो आप देखोगे यार सब में सारी वैल्यूज अलग अलग है। तो हम लोग एवरेज वैल्यू को ही रिपोर्ट करते हैं, जिसको हम लोग टी बार से डिनोट करते हैं। तो एवरेज वैल्यू क्या होगी आपकी 1.8 प्लस 1.9 प्लस 2.0 प्लस 2.1 प्लस 2.2, सारी रीडिंग्स को जोड़कर डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो ये आपकी एवरेज वैल्यू आई थी। ठीक है, तो आप टीचर को यही रिपोर्ट कर सकते हो, सर ओवरऑल एक्सपेरिमेंट मैंने किया, कुछ कुछ गलतियां थी, लेकिन ओवरऑल एवरेज टाइम या मीन वैल्यू ऑफ द टाइम इज 2 सेकेंड्स। अब टीचर बोलेगा कि भाई तूने एक्सपेरिमेंट किया है तो कुछ ना कुछ तो गलतियां की होंगी, तुम कहोगे यस। ठीक है, तो वो कहेगा भैया आप बताओ कि आपकी गलतियां कितनी है। अब आप देखोगे यार मेरी एवरेज वैल्यू 2 है, हर रीडिंग में अलग अलग, हर रीडिंग अलग अलग थी, तो हम सबसे पहले निकालते हैं हर इंडिविजुअल रीडिंग में एरर। इंडिविजुअल रीडिंग एरर, इसको हम कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट एरर। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते थे, डेल्टा T1 से। दिस इज एरर इन रीडिंग 1। तो हम लोगों को बाद में प्लस माइनस का लोड नहीं था, तो आप यहां पे कहेंगे 1.8 माइनस 2, तो यह आएगा माइनस 0.2। मतलब ये माइनस क्या बता रहा है कि ये वाली रीडिंग एवरेज से 0.2 सेकंड्स कम थी। फिर आप सेकंड रीडिंग में गलती निकालोगे तो 1.9 माइनस 2, अगर आप देखें माइनस 0.1। रीडिंग थर्ड में अगर आप निकालोगे बेटा तो 0 मिलेगा। रीडिंग 4 में अगर आप गलती निकालोगे प्लस 0.1 मिलेगा। रीडिंग हमारे पास 5 में निकालोगे तो प्लस 0.2 मिलेगा। अब बात है कि गलतियां भी बहुत सारी हैं, हर में छोटी छोटी अलग अलग गलतियां हैं। तो अब टीचर पूछे भाई तूने ओवरऑल गलती कितनी करी, तो ओवरऑल गलती हमारे पास इन सब का एवरेज लेना पड़ेगा। तो याद करिए हमारे पास मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बेटा, डेल्टा T बार से। डेल्टा मींस एरर या डिफरेंस टी में, और एवरेज हम लोगों ने लिया है। तो याद करिए मैग्नीट्यूड की बात करी थी, मॉड की बात करी थी, कई बच्चों ने 0 आंसर निकाल दिया था। ठीक है भाई, माइनस और प्लस जोड़ोगे तो 0 ही आ जाएगा। ये एवरेज वैल्यू है, इससे ये ऊपर है ये नीचे है, जब आप जोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 आ जाएगा। लेकिन हमें तो गलतियां चाहिए ना, तो अगर आप गलतियां देखोगे तो आपका आएगा 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया था। और आई थिंक ये 0.12 आया था। अब टीचर कहेगा भाई इसको रिपोर्ट करो, तो तुम कहोगे कभी भी आप रीडिंग को रिपोर्ट करते हैं तो एवरेज वैल्यू प्लस माइनस उसमें क्या गलती है ऐसे रिपोर्ट किया जाता है। दिस इज द मीन वैल्यू, तो आप कहेंगे 2 प्लस माइनस 0.12, ये हमारे पास दिस इज द मेथड ऑफ रिपोर्टिंग आवर आंसर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, कितनी गलती करी पर मीन वैल्यू। ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा T बार डिवाइडेड बाय टी बार। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो 0.12 डिवाइडेड बाय 2 ये आपका फ्रैक्शनल एरर आया। जैसे आप मार्क्स लेके आते हैं, आपने 8 मार्क लिए 20 मार्क में से, 20 मार्क का टेस्ट 8 मार्क आए, तो टीचर क्या लिखता है 8/20 फ्रैक्शन में निकाल दिया उसने। ठीक है, तो वैसे ही आपका कितनी गलती हुई पर मीन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। तो 0.12 डिवाइडेड बाय 2 आया था, तो ये आएगा बेटा 0.06। और अगर आप परसेंटेज एरर की बात करें तो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर डिवाइडेड बाय T बार इनटू 100, तो 6% की हमारे पास गलती है। याद करिए, ठीक है, यहां पर हमारे पास स्पेस हो तो मैं यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, याद करिए कि हमारे लिए फिर हम लोगों ने बात करा था कि ये भाई देखो जब आप गलती कर रहे हो तो दो गलत चीजों को जोड़ोगे, घटाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो गलती तो आगे जाएगी। तो एडिशन के केस में इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड, मान लो पहली क्वांटिटी है जिसमें हम लोगों ने a प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म में लिखा है, दिस इज द मीन वैल्यू, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, और b है b प्लस माइनस डेल्टा b लिखा है। इन दो क्वांटिटीज को, अच्छा यहां पर a बार और b बार नहीं, ये दोनों हमारे पास क्वांटिटीज है। ठीक है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। अगर मेरे को इन दोनों क्वांटिटीज को जोड़ना होगा तो याद करिए हमने कहा था कि आप इनकी मीन वैल्यूज को ऐड कर देंगे और इनके एरर्स को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर मेरे को इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो मैं इनकी मीन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और एरर्स को हमेशा ऐड रखूंगा। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में याद करिए हमने कहा था कि फ्रैक्शनल एरर्स, यहां पर हमारे पास एरर्स आर एडेड, एरर्स आर एडेड ये बोला जाता था।
और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आप क्या करते हैं बेटा, हमारे पास फ्रैक्शनल एरर्स आर एडेड, है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू हमारे पास, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, मान लीजिए मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, y इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो इनका फ्रैक्शनल एरर का रिलेशन क्या रहेगा, डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ये रहेगा। अगर मान लीजिए मेरे को इन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करना था, a बाय b करना था, तो आप फ्रैक्शनल एरर का रिलेशन लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, ये बोलते हैं। कईयों को लगता है सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमारे पास क्या रहेगा, एरर तो सेम ही रहा, नहीं भैया, फ्रैक्शनल एरर सेम रहेगा। ये है आपका एरर। देखना, अगर मैं यहां पे बात करूं, डेल्टा y इस बार आएगा y इंटू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। ये y की वैल्यू आपकी प्रोडक्ट से निकाली जाएगी, यहां पर y की वैल्यू डिवीजन से निकाली जाएगी। एरर आपका सेम नहीं है भाई, यहां पर डेल्टा y की बात करोगे तो y इंटू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b आएगा, और ये y आपका डिवीजन से निकाला जाएगा, तो दोनों में हमारे पास अलग अलग रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने कहा था कि यार ये तो सिंपल है, अगर पावर अपर आ जाए तो पावर को आप, अगर इसका फ्रैक्शनल एरर लिखना है तो डेल्टा एक्स बाय एक्स, पावर आगे आ जाती है, डेल्टा ए बाय ए होगा। अगर आपका कोई गंदा सा रिलेशन है तो आप फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू, इसकी पावर आगे आएगी पी इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस सी आर इंटू डेल्टा सी बाय सी, ये रहेगा। अगर आप इसका रिलेशन लिखेंगे तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी बाय बी, पावर आगे आ जाएगी, फिर आप फ्रैक्शनल एरर लिखेंगे प्लस आर इंटू डेल्टा सी बाय सी। परसेंटेज एरर निकालना होता था, 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। और याद करें कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी का सवाल हम लोगों ने करा था। चलो पहले इनको बात कर लेते हैं, ठीक है। तीन अच्छे अच्छे जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पर सीखी थी। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम के अगर हम लोग बात करें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L बाई जी था। अगर मेरे को परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी के जो सवाल है तो बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई जी आप रखेंगे, जी को सेपरेट आउट कर लीजिएगा, अदरवाइज गलती आ जाती है। आपने एक जेई एडवांस के सवाल में गलतियां भी करी थी। तो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू, कांस्टेंट कभी भी गलती में नहीं जाएगा, डेल्टा L बाई एल प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी हमारे पास आया था, है ना। तो ये वाली गलती आपकी कंटिन्यू ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। अब याद करिए, हम लोगों ने कुछ एडवांस के सवाल करे थे। डेल्टा टी अगर आप देखें, नंबर ऑफ रीडिंग्स, हमारे पास नंबर ऑफ रीडिंग्स मान लो अगर आपकी n है, ठीक है, और हमारे पास लीस्ट काउंट मान लेते हैं हमारे पास x है, तो डेल्टा टी आपका पता क्या आएगा, एरर इन ईच रीडिंग दैट विल बी x बाय n, ठीक है। ये हमारे पास होगा, हमारे पास टाइम पीरियड, टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन आप कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन का अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या कहेंगे, टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय n आप कर देंगे। फिर आपने अपने सवाल को यहां पर करा होगा, भले ही मेंस का हो भले ही आपका एडवांस का हो। रेजिस्टेंस का पैरेलल का अगर आपको याद हो तो एक रिलेशन हम लोगों ने बात कही थी, हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से हम लोग निकालते थे, ठीक है। तो इसका रिलेशन हमारे पास क्या था, डेल्टा आरपी बाय आरपी का स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन से आता था, मैंने आपको बोला था कि ध्यान रखना, अभी बस याद कर लो, डिफरेंशिएशन जब कराऊंगा तो मैं इसको प्रूव करा दूंगा कि ये रिलेशन कैसे आया। तो ये हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें यूज करना होता था। आरपी दिस इज द एवरेज वैल्यू, 2 और 4 है, पैरेलल में करोगे तो 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 4, ये आया। फिर सारी वैल्यूज थी, आप क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। और हम लोगों ने एक एडवांस का सवाल भी यहां पर करा था, लेंस वो मिरर फॉर्मूले को यूज करके। फिर उसके बाद याद रखना, हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी का सवाल था, ठीक है, क्वेश्चन एक हमारे पास था जिसमें वेलोसिटी का 30%, वेलोसिटी 30% इंक्रीज हुई थी। तो इस केस में जब हमारे पास 6 या बोले 6 to 7% से ज्यादा का अगर हमारे पास चेंज है तो नॉर्मल मेथडोलॉजी से आप नहीं कर सकते, आपने बेसिक से करा होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी आई थी हाफ mv स्क्वायर, याद करें
फिर आपने निकाला फाइनल काइनेटिक एनर्जी, भाई 30% का इंक्रीज हुआ तो हाफ एम 1.3 का स्क्वायर आपने करा तो आया था 1.69 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो 69% का चेंज आया था। ऐसी मैंने 2 सवाल आपको और अच्छे कराए थे एडवांस लेवल के। फिर इसके बाद हमारे पास था सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब तक आपको सवाल में बोला ना जाए कि भैया आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को रूल्स लगाइए, या फिर आपको ऑप्शन दिख रहा है कि राउंड ऑफ किया गया है, तब तक आप नहीं लगाएंगे, आप अपना नॉर्मल सवाल करेंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे पास आपको मैंने ये बताया था कि भाई डेसिमल के बाद आप मन मर्जी जीरो नहीं लगा सकते, इसमें हमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली बात, लीडिंग जीरोस जो होते हैं जो पहले होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस वो होते हैं जो बाद में होते हैं। तो लीडिंग जीरोस कभी भी आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं होते। फिर जो भी जीरो बीच में दब जाएगा किसी भी नंबर के, वो हमेशा सिग्निफिकेंट काउंट होगा। और ट्रेलिंग पीछे छूटने वाले जीरोस, जैसे किसी भी नंबर के 8 2 3 0 0 0 अगर ऐसे हैं तो दीज आर ट्रेलिंग जीरोस। तो ये तभी सिग्निफिकेंट होंगे जब डेसिमल लगेगा। अगर डेसिमल सर हमारे पास नहीं है तो आप इनको नहीं गिनेंगे। फिर हमारे पास किसी भी साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम होने चाहिए। जब भी आप यूनिट्स में कन्वर्जन्स कर रहे हैं तब भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम होने चाहिए, ठीक है। अब बात है हमारे पास राउंड ऑफ के रूल्स। तो जब भी आप राउंड ऑफ करते हैं, जिस नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हैं, ध्यान सुनिए, जिसको आप छोड़ रहे हैं, अगर वो 5 से छोटा है तो उसको हटाइए, पीछे वालों को सबको 0 कर दीजिए, मतलब पीछे वाला सब रिमूव हो गए, और इससे पिछला नंबर में कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं करना, वैसे ही रहेगा। जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 5 है तो पिछले नंबर में +1 आप करेंगे। याद रखना यहां पर गलतियां क्या हो रही थी बच्चों से कि 3000 के आसपास का नंबर था, राउंड ऑफ करा, उसको 30 के आसपास ले गए, 300 के आसपास ले गए। नंबर राउंड ऑफ करने के बाद आपका वही उसी के अराउंड ही होना चाहिए। फिर जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो अगर वो 5 के बराबर है तो आपको क्या देखना है, जैसे मान लो कि हमारे पास 3 2 9 5 6, मुझे इसको ड्रॉप करना था। तो मैं सबसे पहले जब 5 हमारे पास है, जिसको ड्रॉप कर रहे हो अगर वो 5 है, सबसे पहले इसके पीछे देखो, अगर कुछ पीछे 1 से लेके 9 तक आपको कोई नंबर मिल गया तो आप इसको हटाइए, +1 कर दीजिए और फिर यहां 0 कर दीजिए, ठीक है। मतलब नंबर उसी का अराउंड ही रहना चाहिए। तो इसको आप हटा देंगे बेटा तो यहां पे आप +1 कर देंगे। अगर मान लो कि सर हमारे पास 3 2 9 5 ऐसे ही था और मुझे इसको ड्रॉप करना है, तो जब आप ड्रॉप करेंगे तो आप इससे पिछले नंबर को देखिए, ऑड या इवन। अगर ये ऑड है तो +1 कर देंगे, अगर ये इवन है तो सेम रहेंगे। जैसे इस केस में हो जाएगा 3 3 0 0 हमारे पास। कुछ बच्चे क्या कहेंगे 33 कर देंगे इसको। अरे भाई वो नंबर उसी के अराउंड भी तो रहना चाहिए। फिर जब आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, मैंने 2 रूल बताए थे, एक सैड बताया था, अगर आप MS धोनी से नहीं मिलते हैं तो आप सैड हो जाएंगे। तो सैड में सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आप सिर्फ डेसिमल देखेंगे। जिस भी नंबर में मान लो 2 नंबर्स जोड़ने हैं, इसमें 2 डेसिमल थे, इसमें 5 डेसिमल थे, तो आंसर में 2 ही डेसिमल होने चाहिए। तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ये रूल्स लगाने पड़ेंगे। MHD हमारे पास क्या था, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने पड़ेंगे। ओवरऑल 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर गिनिए, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर गिनिए। मान लीजिए इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो फाइनल आंसर में आपके 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। उसके लिए आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी कहानी, ठीक है, ये थी हमारी पूरी कहानी, अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट। और हम लोगों ने 12-13 लेक्चर लिए हैं और हर लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 45 मिनट्स का था। कहानी यहीं पर आती है। अब आपको ये लॉजिक्स याद रहने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट लॉजिक्स आपको याद रहने चाहिए। अब प्रैक्टिस की बात है। जो बच्चे सोचे कि सर मैं इससे अपना बैकलॉग कवर कर लूंगा तो तू 1 नंबर का गधा है, हम बेवकूफ थोड़ा ना थे कि भाई 12-13 लेक्चर लगाए है। अगर ऐसी कहानी चल सकती थी तो तू तो भाई ऐसी पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे अभी 10-12 दिन में। ये उनके लिए है जिन्होंने चैप्टर को पढ़ा है और वो रिवाइज कर पाए। अगर आप इसमें ये सोच रहे हो कि मैं इससे बैकलॉग कवर कर लूंगा, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। आपको घिसना पड़ेगा वो 12-13 लेक्चर जो हम लोगों ने करे हैं, उसमें एडवांस के क्वेश्चन भी हैं, मेंस के क्वेश्चन भी हैं, स्कूल लेवल के क्वेश्चन भी हैं, थ्योरेटिकल भी हैं बेटा, ठीक है। तो आप प्लीज इसको अच्छे से तैयार करिएगा और ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।